हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हनुमान राम गोदारा फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान कोशिका पार्ट 6 की। इससे पहले हम कोशिका पार्ट 5 कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कोशिका विभाजन। इसके अंदर हम असूत्री और समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीव विज्ञान के इस टॉपिक के अंदर एक वीडियो और बनने वाला है कोशिका का, और उसके बाद ये कोशिका पार्ट पूरे हो जाएंगे। इसके बाद नया वीडियो आने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ें इससे पहले कि इस चैनल को शेयर करें आगे से आगे वीडियो को, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशिका विभाजन जो है क्या होता है। तो ये कोशिका जो विभाजन है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि 1855 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम रॉबर्ट विर्चो ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट विर्चो, इन्होंने स्पष्ट किया कि नवीन कोशिकाओं का जन्म जो है वो पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। कोई नई कोशिकाएं नहीं होती हैं, कोई जन्म नहीं लेती, परंतु पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य क्या होता है। कोशिका विभाजन जो एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं को जन्म देने का कार्य करती है। अब इसके बाद देखते हैं कि सामान्यतः कोशिका विभाजन ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद हम समसूत्री को कह सकते हैं इंग्लिश में माइटोसिस, और अर्धसूत्री को मियोसिस के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखते हैं कि इन दोनों के अलावा एक और प्रकार का जो कोशिका विभाजन पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? असूत्री या एमाइटोसिस कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। तो असूत्री कोशिका विभाजन की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है। चलिए दोस्तों, असूत्री विभाजन जो है इसके अंदर देखते हैं कि ये विभाजन किस किस में पाया जाता है। तो ये आदिम जीवों जो प्रिमिटिव्स हैं उसके अंदर, और बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी आदि में देखा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है केंद्रक विभाजित होता हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसमें केंद्रक जो है पहले लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, और फिर सीधा दो भागों में विभाजित होता है। जैसे लंबा कैसे होता है इसमें देख लीजिए आप, ये ऐसे लंबा हो जाता है। अब फिर बीच में से क्या हो जाता है? विभाजित, और दो केंद्रक या संतति कोशिकाएं बन जाती। अब प्रत्येक भाग के अंदर एक संतति केंद्रक बनता है। जैसे ये केंद्रक था, ये लंबा हो गया, इसके बाद ये बीच में से विभाजित हो गया। अब इसमें भी एक संतति केंद्रक और इसमें भी एक संतति केंद्रक बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें विभाजन हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है इसको परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। परोक्ष मतलब आँखों से परे, जो आँखों से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल पीछे पर्दे के पीछे जो बात कर सकते हैं उसमें प्रत्यक्षता, इसमें परोक्ष होता है। अब माइटोसिस शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसकी बात कर लेते हैं। तो माइटोसिस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वॉल्थर फ्लेमिंग, क्या नाम है? वॉल्थर फ्लेमिंग, इन्होंने 1882 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखते हैं कि माइटोसिस का अर्थ क्या होता है कि धागे की तरह निर्माण, धागे की तरह संरचना जो निर्मित होती है उसको क्या कहा जाता है? माइटोसिस। अब इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिका में होता है। कहाँ पर होता है? कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक तो होती है जनन कोशिकाएं, जैसे स्पर्म है, मनुष्य के अंदर देखा जाए तो स्पर्म और ओवम होता है। और इसके अलावा कायिक कोशिकाएं जो नॉर्मल जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो उसके अंदर पाया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजन जो इसमें होता है, तो मात्र कोशिका जो होती हैं वो विभाजित होकर के दो समान नई संतति कोशिका में बनाती है। तो इसमें मात्र कोशिकाएं दो समान संतति कोशिकाएं बनाती। जैसे ये एक मात्र कोशिका थी, इसके अंदर जो जो ऑर्गेनेलिज थे वो आगे बनने वाली दो संतति कोशिकाएं थी, उनके अंदर सारे के सारे गुण आ जाते। तो इसमें ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है और कितने चरणों में पूरा होता है। तो समसूत्री विभाजन जो है ये 5 चरणों में पूरा होता है। इसमें पहली अवस्था आती है विश्राम अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? विश्राम अवस्था। तो हम देख लेते हैं इंटरफेस, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 5 प्रकार की इसमें चरण होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आप इसके डायग्राम भी देख पा रहे हैं इंटरफेस का, और इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसके बाद में दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। इसके बाद
हम देखते हैं कि ये एक एक अवस्था जो है इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक एक अवस्था किस प्रकार से इसमें कोशिका विभाजन संपूर्ण या पूर्ण होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो विश्राम अवस्था या इंटरफेस क्या होती है? तो समसूत्री जो विभाजन है वो शुरू होने से पहले ही प्रत्येक कोशिका विभाजित अवस्था में नहीं होकर के एक विश्राम अवस्था के अंदर होती है। विश्राम अवस्था अर्थात ये रेस्ट करती है और इसके बाद में कोई भी विभाजन शुरू होता है। जिस प्रकार हम किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार कोशिकाएं भी अपना कार्य शुरू करने से पहले, ये विभाजित होने से पहले रेस्ट या विश्राम अवस्था में होती है। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये विश्राम अवस्था इसके अंदर बिल्कुल कुछ भी साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और इस अवस्था में केंद्रक जाल केंद्रक द्रव्य के अंदर बिखरा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल इसमें जो भी हैं वो इसको हम आसानी से और स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, जितने भी गुणसूत्र वगैरह है। इसके बाद देखते हैं प्रोफेज। जो दूसरी अवस्था कौन सी है वो है प्रोफेज। तो समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। जल जितना भी होता है वो ऐसी कोशिका के बाहर की ओर निकलने लग जाता है। ऐसे पूरा जल बाहर निकल जाता है, कोशिका संकुचित हो जाती हैं। तो इसके बाद इसमें देखने को मिलता है कि गुणसूत्र है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले अंदर जल था, उस जल के अंदर वो घुले हुए हो जाते हैं तो दिखते नहीं है इंटरफेस के अंदर। इसके बाद प्रोफेस में अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई पड़ती, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोमियर। तो ये जो गुणसूत्र होता है, इसकी गुणसूत्र जो कैसा होता है, इसकी संरचना मतलब ऐसे अपन देख सकते हैं, ये ऐसी गुणसूत्र होता है। इस गुणसूत्र पर जो दानेदार संरचनाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर। और इसके बाद जो है प्रत्येक जीव की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है कि इतने गुणसूत्र इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरी अवस्था कौन सी है? मेटाफेज। इस अवस्था के अंदर तर्कु जो हैं पूर्ण विकसित हो जाते हैं। स्पाइंडल फाइबर जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और ये स्पाइंडल बन करके जैसे दोनों तरफ ये क्या है? तर्कु, और इसके जो जुड़े हुए हैं वो हैं तर्कु तंतु। इस प्रकार से जुड़े हुए क्या है? तर्कु तंतु। और ये बीच बीच में क्या है? मेटाफेज। मेटा मतलब अर्थ होता है मध्य में। तो जितने भी गुणसूत्र है वो मध्य में एक रेखा के अंदर आ जाते हैं और मध्य रेखा में आ जाने के कारण इसको मेटाफेज नाम दिया गया। तो मध्यवर्ती रेखा में ये गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तर्कु के बीचों बीच भाग को मध्यवर्ती रेखा कहा जाता है। ये तर्कु जो है इसके बीच बीच के भाग को क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती रेखा। गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब ये क्रोमेटिड्स अर्थात क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं? जैसे ये गुणसूत्र है, अभी मैंने संरचना बताई, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में जो आधा गुणसूत्र है इधर वाला, ये है बीच की रेखा, इसमें जो आधा वाला ये गुणसूत्र है, इधर आधा भाग दिख रहा है, ये क्या है? क्रोमेटिड। जैसे ये केवल एक भाग क्या कहलाता है? ये क्रोमेटिड। और ये पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, आसानी से हम देख पाते हैं। जैसे हमने देखा था इंटरफेस और प्रोफेज, इसके बाद मेटाफेज में देखते तो ये आसानी से दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र तर्कों की मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर बताया था ना हमने कि ये मध्यवर्ती रेखा में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं चौथी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। एनाफेज, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब जो गुणसूत्र का सेंट्रोमियर क्या होता है? जैसे ये सेंट्रोमियर है और इस दोनों तरफ और इधर ये है पूरा गुणसूत्र, ये बीच का भाग क्या कहलाता है? ये होता है सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर है ना, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है और गुणसूत्र जो है वो तर्कु तंतुओं की सहायता से तर्कु की तरफ खींचने लग जाते हैं, ध्रुवों की तरफ। ये जो तर्कु हैं इस तरफ ये खींचने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे इधर आधे आधे गुणसूत्र जो हैं बीच में से टूट जाते हैं, इधर उधर खिसकने शुरू हो जाते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये जितने भी गुणसूत्र है इसका आकार V या फिर U के समान दिखाई देने लगता है। और इसके बाद देखते हैं अपन टीलोफेज, पांचवी अवस्था और इसकी अंतिम अवस्था है। और टीलोफेज इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते हुए तारक काय के निकट पहुंच जाते हैं। तो ये विपरीत दिशा में खिसकने शुरू हो जाते हैं और तारक काय के बहुत ही निकट। तो हमने देखा था अभी कि ये तारक काय जो पिछली स्लाइड में ये इस दोनों साइड तारक काय होते हैं, इसकी तरफ बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाते हैं और क्या होता है? बीच में से कोशिका विभाजित होना शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र हाइड्रेशन शुरू हो जाता है।
अब गुणसूत्र में हाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेलोफेज अंतिम अवस्था है तो दो कोशिकाएं बनने वाली है, एक इधर बन जाएगी और एक इधर, ये जैसे दो कोशिकाएं बन गई, इसके अंदर पहली सेम प्रोफेज वाली अवस्था आनी शुरू हो जाएगी और ये क्या है, दो संतति कोशिकाएं हैं और टेलोफेज के अंदर बन जाती है। इसके बाद देखते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होता है। केंद्रक के विभाजन के पश्चात जैसे ही केंद्रक विभाजित हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन भी शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन एनाफेज यानी पक्षावस्था, उसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र ऐसे ऐसे, जैसे एनाफेज इसमें ये ध्रुव हैं, ध्रुवों की तरफ वी और यू आकृति में बीच बीच में टूट करके गुणसूत्र क्रोमेटिड जो क्या होते हैं कहाँ खिसकने शुरू हो जाते हैं, इस गुणसूत्रों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय ही क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य धीरे धीरे दो भागों में बांटना शुरू हो जाता है और पूर्ण विभाजित हो जाती है कोशिका और दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं और दोनों कोशिका पट्टी के बीच में एक सेलुलोज की दीवार बन जाती है। किसकी बन जाती दीवार, सेलुलोज की। और इसके बाद लास्ट देखते हैं कि कोशिका का जो समसूत्री विभाजन है इसका महत्व क्या है। तो इसके महत्व के बारे में देखते हैं कि इसमें एक मात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं, दो भी कितनी और समान बनती है, दोनों जो हैं उसके समान गुण हैं उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसमें संतति कोशिकाओं में गुण जो मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं और परिणाम स्वरूप सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, समान होती है। अर्थात इसके अंदर क्या होता है कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका के अंदर थे, जैसे मनुष्य के अंदर बात करें तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसी प्रकार जो आगे संतति कोशिकाएं बनेगी उसके अंदर भी कितने कितने गुणसूत्र होंगे, 46। तो इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन, अर्थात इसमें समान रूप से विभाजन होता है। और अर्धसूत्री की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि अर्धसूत्री में जैसे 46 गुणसूत्र मात्र कोशिका के अंदर थे, तो संतति कोशिका जो बनेगी उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो 2 ही बनती है परंतु उसमें क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। 4 बनेगी तो कितने कितने हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। इसमें भी 23 हो जाएंगे, इसमें भी 23 हो जाएंगे और इसमें 23। कुल मिलाकर जो है दोनों में बराबर नहीं रहेंगे, आधे गुणसूत्र हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन। परंतु समसूत्री विभाजन के अंदर बात करते हैं तो समसूत्री में बिल्कुल आधे नहीं होते हैं और समान रहते हैं। और इसके बाद आती हैं यह विभाजन सजीवों में वृद्धि का आधार है। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। जो सजीवों के अंदर जितनी भी वृद्धि होती है, विकास होता है, वो समसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। और सजीवों में घावों का बढ़ना है, अंगों का पुनरुद्भवन है, इसी विभाजन के द्वारा संभव हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।